नमस्कार दोस्तों, आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के विषय में पढ़ेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। पुष्पी पादप का मतलब हुआ ऐसे पौधे जिनमें फूल पाए जाते हों। जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, ये कितने ही आपने देखा होगा कितने आकर्षक होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और हम उसे ले कर के उसे देखते हैं, सूंघते हैं। उसका अलग अलग क्षेत्रों में फूलों का प्रयोग होता है इत्र बनाने में, पूजा में सबसे ज़्यादा तो हम उसे फूल माला बनाते हैं, पूजा करते हैं, वटेवर। तो फूल हर जगह उपयोग में आते हैं और जो पुष्प होते हैं वो बहुत ही उपयोगी, पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो पुष्प होते हैं यही लैंगिक प्रजनक होते हैं। इनसे ही पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है। जो पुष्प होते हैं उनमें विभिन्न लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं, इसीलिए ये पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इस अध्याय में हम आकारिकी, संरचना तथा पुष्पी पादप यानी कि आवृत बीजियों में लैंगिक प्रक्रम को समझेंगे। आप जो वीडियो में चित्र देख रहे हैं ये एक पुष्प का चित्र है, पुष्प का एलएस है, जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी समझेंगे कि कक्षा 11 में हमने इसके विषय में पढ़ा है। छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है हमने कि एक पुष्प के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। तो ये उसका एक कैलस है। पुष्प में जो मुख्य अंग होता है अंडाशय होता है। अंडाशय से एक वर्तिका निकली होती है, ये वर्तिका होती है। ये एक ट्यूब के टाइप की होती है। ये वर्तिकाग्र होता है। ये जो होते हैं ये तंतु होते हैं और इसमें परागकोश होते हैं, इसमें परागकण उपस्थित होते हैं। जब लैंगिक जनन होता है तो परागकण जो क्या होते हैं इस वर्तिकाग्र पर किसी भी माध्यम से पहुंच जाते हैं और हवा के द्वारा, हाथों के संपर्क में आने पे, चिड़िया के द्वारा, मतलब किसी भी तरह से, तितली आदि के पंखों के द्वारा, भंवरों के द्वारा पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं इस फूल से सीधा इस वर्तिकाग्र से सीधा वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंच जाते हैं। अंडाशय में एक ओवम उपस्थित होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक पुष्प का एक एलएस चित्र है। अब हम जानेंगे कि ये लैंगिक जनन के विकास के लिए किस प्रकार से सहायक होता है, इस अध्याय में हम समझेंगे। पादप वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से ये पहले ही तय हो जाता है कि पुष्प पौधे में फूल आने वाला है। अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती है। पुष्प में मादा जनन संरचनाएं पुमंग और जायांग होते हैं। कहने का मतलब है कि जो एक फूल बनता है, हम पौधे में देखते हैं, आपने पौधों को देखा होगा कि जब उसमें फूल आने वाला होता है तो उसमें छोटी छोटी कलियां निकल जाती हैं। तो पहले ही ये निर्धारित हो जाता है कि फूल उगने वाला है, इसमें फूल बनेगा। और वो कलियां ही उस कलियों के दौरान क्या होता है, बहुत से हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिससे नर पुष्प, कई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होते हैं। तो ये उसी दौरान हार्मोनल परिवर्तन होता है और जैसे भी पुष्प उगते हैं और ये कलियां ही बाद में एक फूल बनती हैं।
फूल में नर और मादा की जो संरचनाएं होती हैं, नर की संरचना को पुमंग और मादा की संरचना को जायांग कहते हैं। ये विकसित रहती हैं, विभेदित रहती हैं। अब हम समझते हैं कि पुमंग क्या होते हैं, यानी पुंकेसर क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण क्या होते हैं। पुंकेसर क्या होते हैं और इसे लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो पुंकेसर होता है वो दो भाग में बटा रहता है। इसमें एक पतला लंबा डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं, और अंतिम सिरा समांतर द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। किस तरह की संरचना होती है ये समझते हैं। एक पतला लंबा डंठल होता है और फिर एक द्विपालित संरचना होती है जिसे हम परागकोश कहते हैं। ये एक पाली हो गई और ये द्विपालिक हो गई। तो ये 1 ये 2 द्विपालिक संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। ये क्या होता है, ये परागकोश होता है, और ये जो होता है तंतु होता है। ये लंबा होता है, पतला होता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पदल से जुड़ा होता है, यानी कि जो ये पार्ट होता है इसका, ये कहाँ जुड़ा होता है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पर पुष्पदल यानी ये जो पंखुड़ी है इससे ये जुड़ा हुआ है, हर जगह पे ये इससे जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि जो एक पुंकेसर होता है वो किस तरह का होता है। पुंकेसर हमने जाना कि एक पतला तंतु होता है और उसमें एक द्विपालित परागकोश लगा होता है। विभिन्न प्रकार के पुंकेसरों में विभिन्न प्रकार के पुष्पों में विभिन्न प्रकार के पुंकेसरों की संख्या होती है। अलग अलग पुष्प, अगर 10 अलग अलग पुष्पों को उठाकर देखें अलग अलग पौधे के, तो सबके पुंकेसरों में एक अलग अलग भिन्नता पाई जाएगी। एक प्रारूपी आवृत बीजी परागकोश जो होता है वो द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। 2 पालित हैं, एक पाली इधर एक पाली इधर, इतनी, और इनमें 2-2 कोष्ठ है। एक परागकोश द्विपालित प्रकृति का परागकोश एक 4 दिशीय संरचना होती है। परागकोश की 4 दिशीय संरचना 1 2 3 4 दिशीय संरचना होती है और चारों कोनों पे छोटे लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं, जो प्रत्येक पाली में 2-2 होती हैं। लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं और ये लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पॉलन ग्रेन बनाती हैं, परागपुटी बनाती है। यह अनुलंबवत एक परागकोश लंबाई तक विस्तारित होती है। परागकणों से पूर्णतया भरे होते हैं, मतलब एक थैली में जिस तरह से कंचे भरे होते हैं उसी तरह से परागकोश भी इनमें लघु बीजाणुधानियों में भरे होते हैं। अब हम लघु बीजाणुधानी की संरचना समझते हैं कैसी होती है। लघु बीजाणुधानी इस तरह से होती है। ये एक, अगर हम एक परागकोश को काटें, अनुप्रस्थ काटें तो इस तरह से कुछ दिखेगा वो, और इसमें जो लघु बीजाणुधानियां हैं ये हैं, चारों कोनों पे एक एक हैं। इनमें समांतर 4 भित्ति परतों से आवृत होती हैं। 1 2 3 और 4, ये 4 भित्ति परत होती है इसमें। और
ये 4 परतें कौन कौन सी होती हैं? एक बाह्य त्वचा, एक एंडोथीशियम, एक मध्य परत और एक अंदर की ओर जो होती है उसे टेपिटम कहते हैं। ये टेपिटम है और इसे 1, 2, 3 ये 3 परतें क्या करती हैं? संरक्षण प्रदान करती हैं। ये जो टेपिटम होती है ये विकासशील, इसमें ये परागकण भरे हुए हैं और ये परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं सघन जीवद्रव यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब उसे घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, वह होता है और लघु बीजाणुधानी के केंद्र में उपस्थित होता है। परागकोश अपरिपक्व है तो उसमें क्या होता है कि बीजाणुजन ऊतक होते हैं, ऐसे ऊतक होते हैं जो बीजाणुओं को जन्म देते हैं और ये कहाँ रहता है? लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित रहते हैं। अब ये समझते हैं कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। हम एक रफली डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि जो ये लघु बीजाणुधानी है ये किस तरह से इन परतों से घिरी हुई है और किस तरह उसको सुरक्षा ये परतें प्रदान करती हैं। एक ये पहले अंतःत्वचा को समझते हैं। अंतःत्वचा नहीं, अंतत्वचा होती है। उसके बाद ये परत हो गई यहाँ पे इतनी। अब इसके बाद एक और परत है, फिर एक और परत है इसके अंदर जो कि इसे क्या सहायता प्रदान करती है, रक्षा प्रदान करती है, बाहरी आघातों से बचाती है। इसके बाद जो आएगा वो लेयर होगी टेपिटम की लेयर। ये टेपिटम की जो लेयर होती है एक केंद्रक से द्विकेंद्र की भी हो सकती है, बहुकेंद्र की भी हो सकती है। इसमें एक केंद्रक से भी अधिक हो सकते हैं केंद्रक। ये कोशिकाएं हैं और उसके बाद इसमें जो बनेंगे ये जो है ये लघु बीजाणु मातृकोशिका है। ये हो गया लघु बीजाणु मातृकोशिका। और ये अंतत्वचा, इसे अंतस्त्वचा या बाह्य त्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं इंग्लिश में। ये हो गई इसकी मध्य परत मेसोडर्म। और ये हो गई इसकी एंडोथीसियम। और ये हो गया टेपिटम। तो एक जो लघु बीजाणुधानी होती है इन 3 परतों से घिरी रहती है और उसके अंदर लघु बीजाणु मातृकोशिका सुरक्षित रहते हैं। अब हम समझते हैं कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है।
लघु बीजाणु जनन कैसे होता है? जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सूक्ष्म बीजाणु का चतुष्टक बनाती हैं और इन चतुष्टक की कोशिकाओं की सूत्रगुणता क्या होगी? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन है तो एक एक गुणसूत्र सभी में आएंगे। जैसा कि बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होते हैं, तो प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृकोशिका होती है। एक पराग मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक पराग मातृकोशिका, अब हमने यहाँ पे जाना कि ये लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं हैं। एक पराग मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे लघु बीजाणु चतुष्टक कहेंगे। जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है और स्फुटित होता है, परागकोश परिपक्व हो जाता है, उसका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है और जब वो फूटता है, स्फुटित होता है, तब लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर कई हजार परागकण निर्मित होते हैं, कई हजार लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के समय मुक्त होते हैं उसे परागकण कहते हैं। जो परागकोश का स्फुटन होता है, जो कण बाहर निकलते हैं, उसे परागकण कहते हैं। और ये जो होते हैं लघु बीजाणु के अंदर कई हजार लघु बीजाणु होते हैं, कई हजार परागकण होते हैं। अब समझते हैं कि परागकण होते क्या हैं। ये तो हमने जाना परागकणों का निर्माण कैसे होता है। अब परागकणों के विषय में विस्तृत अध्ययन करते हैं। जो परागकण होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद होते हैं। अगर आप गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों पे पीले रंग का पाउडर देखेंगे। अगर उसे कांच की स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी में देखें तो आप निश्चित रूप से ये देखकर चकित हो जाएंगे कि उनके आकार, रूप, रंग, बनावट भिन्न दिखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलीय होते हैं, गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। परागकण क्या होते हैं? परागकण सामान्यतः गोलीय होते हैं, गोलाकार होते हैं, जिनका आकार कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इन्हें सुस्पष्ट 2 परतों वाली भित्ति होती है। इनमें क्या होती है?
सुस्पष्ट दो परतों वाली भित्ति होती है। इसमें कठोर बाह्य भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। इनका व्यास इतना होता है। इनमें क्या होती हैं? दो परत वाली भित्ति होती है। अभी हम इसके डायग्राम में अच्छे से समझेंगे। दो परतों वाली भित्ति होती है। बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं? बाह्यचोल कहते हैं। वो कठोर होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं। और ये किससे बनी होती है? ये बनती है स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन से बनती है। तो ये स्पोरोपोलिन क्या होता है? अब तक ज्ञात कार्बनिक अम्ल में सबसे सुदृढ़ कार्बनिक अम्ल है, सबसे ज़्यादा कठोर कार्बनिक अम्ल है, प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। ये स्पोरोपोलिन उच्च ताप, सुदृढ़ अम्ल और क्षारों के सम्मुख आसानी से टिक सकता है, नष्ट नहीं होता है। तो ये अभी तक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन को तोड़ सके। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। परागकण के बाह्य चोल में, बाहरी स्तर में सुस्पष्ट रंध्र होते हैं, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिन उपस्थित होती है। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है, जो सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। बाहरी परत स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अंतः परत जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज या पेक्टिन की। बनी होती है। परागकण का जीवद्रव्य जो होता है एक प्लाज्मा भित्ति से ढका होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं, एक कायिक कोशिका बनती है और एक जनन कोशिका बनती है। हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमने पढ़ा था कि परागकण एक गोलाकार संरचना है या दो परत से बनती है। तो ये एक परत बाहर की हो गई जो कि स्पोरोपोलिन से बनी है, एक परत ये अंदर की हो गई जो कि पेक्टिन या सेलुलोज की बनी है। इसमें क्या होती हैं कि दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका बनती है कायिक कोशिका और एक कोशिका बनती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका और ये हो गई जनन कोशिका। और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। इसमें ये जो
साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा भित्ति से आवृत है। इसमें जीव द्रव्य जो ये साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, वो प्लाज्मा भित्ति से आवृत है और सुरक्षित है। क्योंकि 2 कोशिकाएं हैं तो 2 साइटोप्लाज्म होंगे। अब जो कायिक कोशिका होती है बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार एक विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है। जनन कोशिका होती है वो छोटी होती है। कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। यह तरकू आकार की घने जीव द्रव्य और केंद्रक वाला होती है। 60% से अधिक आवृत बीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशिकीय चरण में संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 2 नर युग्मक को बनाते हैं। अनेक प्रजातियों में परागकण कुछ गंभीर एलर्जी और श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, कभी कभी श्वसन विकार भी पैदा करते हैं, जैसे दमा आदि रोग उत्पन्न करते हैं। भारत में आयातित गेहूं के आने वाली गाजर घास जो होती है पार्थेनियम की उत्पत्ति सर्वव्यापक हो गई, जो कि परागकण एलर्जी कारण है। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों और सिरप के रूप में बाजारों में मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के चैप्टर में पुष्पी पादप के अंगों के बारे में जाना और पुंकेसर के विषय में जाना कि पुंकेसर क्या होते हैं और लघु बीजाणु धानी क्या होती है, लघु बीजाणु जनन कैसे होता है और एक परागकण क्या होते हैं और किस तरह से क्या संरचना परागकण की होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्त्री केसर या गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूण कोश के विषय में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल अगर आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।